नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी यूपी सीबीएसई ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग इसके पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2-2 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं, जैसे यहाँ पर अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्नों को पहले हम देख लेंगे। ठीक है, जो 2020 मैच आप देख रहे हो उससे भी बेहद रोमांच ये मुकाबला होने वाला है आपका। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है या इससे पहले आपको आ रहा था। वीडियो अंत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसमें 20 क्वेश्चन में कितना आपको कंप्लीटली आ रहा था, ये हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रश्न को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला नंबर प्रश्न आ गया 2 मार्क का। कह रहा है कि यहाँ पर कि अभिलंबवत कह रहा है आपतन के लिए, कह रहा है कि अभिलंबवत आपतन के लिए आपतन कोण आई, समझ रहे हैं, आपतन कोण को हम आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा परावर्तन कोण का आर से हम परावर्तन कोण को प्रदर्शित करते हैं का मान क्या होता है। तो जब भी कह दे अभिलंबवत, मेरे प्यारे बच्चों आपको घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। जब भी कह दे कि अभिलंबवत, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर शून्य बताएंगे। राइट, कितने होते हैं, क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं अभिलंबवत आपतन कोण के लिए आपतन कोण आई और परावर्तन कोण जो होता है आर के मान जो होता है वह क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो शून्य होता है। दिमाग में रखिएगा, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, कितना होता है, तो शून्य होता है। राइट, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीबीएसई में 2005 में पूछा है, यूपी में भी पूछ सकता है, यानी सारे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, इसकी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, कहीं ना कहीं ये आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निरंतर आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। ये आपको बता दें कि ये हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि 1 मार्क या 2 मार्क में आता है क्वेश्चन हर साल। तो यहाँ पर दिया गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और किसमें वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये लिखा नहीं है, तो यहाँ वक्रता त्रिज्या के यहाँ पर 2 गुनी होती है, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2, समझ रहे ना, तो 2 इंटू वक्रता त्रिज्या। राइट, बिल्कुल समझ में आ गया ये चीज, यानी दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी के बराबर होती है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अर्थात इस चीज़ को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको इस तरह से समझिएगा, F इज इक्वल टू होता है R अपान कितना 2 इस यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नेगलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर अपान 2 लगा लीजिएगा, तब सही होगा आपका। कंप्लीटली समझ में आ गया। अब F इज इक्वल टू R अपान 2 हो जाएगा, या यहाँ पर R इज इक्वल टू कहता तो 2F होता, R इज इक्वल टू कहता तो कितना होता, 2F होता। राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा बात। ये यहाँ पर रॉन्ग दे दिया है, छाप दिया है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू आप क्या समझ लीजिएगा, तो F इज इक्वल टू आप समझ लीजिएगा R अपान कितना होता है 2 मेरे प्यारे बच्चों। कंप्लीट ये हो गया, ये दिमाग में अपने माइंड में भेजा में बैठा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो इसका मार्ग में क्या परिवर्तन होता है। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक कांच है, समझ रहे ना, और ये क्या है, अभिलंब है, समझ रहे ना, ये अभिलंब है। अगर कोई प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये चूंकि अपवर्तित होती है, तो इसको जाना जिस तरह साइड से चाहिए, जिस तरह से जाना चाहिए उस तरह से न जा करके ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस तरह से नहीं जाके ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका मतलब यही पूछ रहा है कि ये क्यों होता है, क्या है ये, क्या नहीं है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ प्रश्न में कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रश्न की बात किया जा रहा है तो ये 2 तरह से हो सकता है। ये झुकती तो है, ये कन्फर्म है, बात समझ रहे हैं, लेकिन ये 2 माध्यम होता है। यदि आपको बता दें,
यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा होगा तो कह देंगे कि झुकता है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही है तो क्या होती है, अविलंब से दूर होती है। तो ये दोनों बातें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, काम आ सकता है बोर्डिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जहां पर प्रश्न दिया जा रहा है कि लेंस की क्षमता एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों डायोप्टर। डायोप्टर को हम कैपिटल डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया बात, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आगे ये 5वां नंबर प्रश्न है कि समतल कह रहा है कि समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है और क्यों होता है। पूछ रहा है दो बातें कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आवर्धन जो होता है उसको हम यम से प्रदर्शित करते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है, तो आई बाई ओ होता है, राइट। आई क्या होता है, तो वस्तु की लंबाई, और ओ क्या होता है, प्रतिबिंब की, यानी आई जो होता है वो क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ जो होता है वो वस्तु की लंबाई होता है। बस ये बात जानिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है और क्यों। तो कहेंगे समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब क्यों होता है, तो क्योंकि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब जब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी m बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो m इज इक्वल टू आई अपन ओ हो जाएगा। तो यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर हो जाएगी। तो मान लो अगर 5 हो गया तो कट जाएगा तो एक ही ना आएगा, 10 हो गया तो एक ही ना आएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आधा दर्जन क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रहा है कि लेंस की वस्तु से दूरी u, लेंस की प्रतिबिंब की दूरी v तथा लेंस के आवर्धन m में संबंध क्या होता है। 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये संबंध भी पूछ सकता है। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, तो v अपान u होता है। v अपान क्या होता है, u होता है, राइट। बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। थोड़ा ब्रॉड करते हैं, बड़ा करते हैं ताकि आपको दिख सके स्क्रीन को। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 7वां नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। फिर 2015 यूपी बोर्ड में पूछा गया ये। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अभी पीछे पढ़ चुके हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है बात, क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि लेंस की क्षमता P तथा फोकस दूरी F में क्या संबंध है। ठीक, ये बातें पूछी जाती हैं। तो इसको आप बताएंगे कैसे, तो इसको दिमाग में रखिएगा। P इज इक्वल टू होता है क्या, तो होता है 1 अपान कितना F। ये किस में होना चाहिए, मीटर में। बिल्कुल दिमाग में रहिए बात, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर हल भी किया गया है। तो कह रहा है कि यदि फोकस F को सेमी में मापा जाए तो P इज इक्वल टू 100 अपान F होगा, राइट। अगर मीटर में मापा जाए तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 अपान कितना हो जाएगा F, और किस में, मीटर में। बिल्कुल समझ में आ गया बात, बिल्कुल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे जो दिया गया है कि दृश्य प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यानी कहने का मतलब प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखराव, बिखराव होता है किस रंग का सबसे अधिक। ठीक, तो आप बताएंगे बैगनी रंग का। किस रंग का, बैगनी रंग का। यानी कह रहा है कम होता है, तो कम होता है तो किसका होता है, तो आप जान रहे हैं लाल रंग का। समझ रहे ना, लाल रंग का बिखराव कम होता है, लाल रंग का बिखराव कम होता है इसलिए सबसे ज़्यादा दिखता है, और बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है इसलिए सबसे कम दिखता है, राइट। बिल्कुल समझ में आ गया। 10वां नंबर पर पहुंच गए हम। 10वां नंबर कह रहा है कि अपवर्तनांक n क्रांति कोण में संबंध लिखिए। देखिए बहुत सारे मतलब ये 11, 12, 13, 14 क्या बात है, मतलब बहुत बार पूछा है, या अथवा में करके पूछा है कि किसी माध्यम का क्रांति कोण c हो तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, राइट। ये 17 में पूछा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बने हैं, लगातार बने हैं। तो इसको आप कैसे बता सकते हैं, तो n इज इक्वल टू जो होता है 1 अपान साइन सी होता है। चलिए अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लीजिए कि n इज इक्वल टू क्या होता है, तो n इज इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 1 अपान कितना, साइन सी। कितना होता है, साइन सी। क्लियर, आपको समझ में आ गया। यानी अपवर्तनांक n है और 1 अपान साइन सी, यानी ये दोनों में आपका संबंध, रिलेशन को बताने का काम कर रहा है। आगे प्रश्न जो दिया गया है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। कह रहा है कि लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में एक संबंध 4 का अनुपात है, तो इस दशा में u और v में अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि m इज इक्वल टू कितना होता है, तो m इज इक्वल टू होता है यहाँ पर v अपान u इज इक्वल टू आई अपान o, यानी ये चारों भर देंगे तो 1 अपान कितना है, 4 है। तो आपसे किस में पूछा जा रहा है संबंध, देख रहे हैं ना, आपसे संबंध किस में पूछा जा रहा है, इसमें समझ रहे ना, यानी ये u और v में। तो इसको ले लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब बराबर करने के बाद इसको हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम बराबर करते हैं इधर, यानी u अपान कितना हो जाएगा, v। अब बराबर हम कितना ले लेंगे, 1 अपान कितना, 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे ना, चाहे क्या मतलब है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। v संबंध है कितना, v संबंध है u बराबर कितना, 1 संबंध है 4।
बिल्कुल समझ में आ रहा है। वही तो बात यहाँ पर किया है कि देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका कितना 1 और ये हो गया आपका कितना 4। समझ में आ रहा है बात। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर दिया जा रहा है कि किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य है। ये 19 यानी 17 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर इसकी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिसमें होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह से भी बता सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक आपको बता दे रहा है सिस्टम कि मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण है और इस दर्पण में हम जब भी इसी को बोलते हैं, यहाँ पर जो बीचों बीच में होता है इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर प्रकाश की किरणों को हम गुजारें तो मान लीजिए इस तरह से कुछ टाइप से जाती है प्रकाश किरणें, फिर इधर झुकती है, फिर इधर निकलती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए, इसको भी आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये थोड़ा ये क्या होगा, यहाँ आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा देखते हैं आगे इस रूट पे कहाँ है, क्वेश्चन को पहले खोजते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कुछ मिस्टेक हो गया था पर अब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर आपको बताने रहे, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर में हम बता रहे थे कि देखिए प्रकाश की किरणें जब जाती हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होता है, तो प्रकाश किरणें ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे मुड़ती हैं, फिर ऐसे निकल जाती हैं, समझ रहे ना। तो यानी आपतित किरण और निर्गत किरण, इसका मतलब कह सकते हैं कि परस्पर समांतर हो तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र। कोई भी लेंस में दूरी नापी जाती है, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, सब के सब कहाँ से मेजरमेंट की जाती है, तो प्रकाशिक केंद्र से की जाती है। बिल्कुल समझ में आ रहा है बात। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है वह क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है आपका कि अवतल करा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है, इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें बस जानना है कि ये उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बन सकता है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु के प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस के बीच में बनता है। तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशंस होता है, जब अनंत में वस्तु होती है और जब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के वक्रता केंद्र और जो आपका प्रकाशिक केंद्र है वहाँ पर अगर मान लो या ध्रुव है उसके बीच में अगर हो तो सिचुएशन 2 ही होता है, वो ध्रुव और फोकस के बीच में बनती है। बस इतना बता देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है। तो ये तो जानते हैं आप बिल्कुल, उत्तल दर्पण का। बिल्कुल ये आप जानते हैं, मोटर वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो 15 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो किसी प्रकाश किरण के सघन तथा विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से सघन माध्यम में परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब सघन माध्यम में ही अगर परावर्तन होने लगे तो उसको कह देंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कह रहा अगला नंबर कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। बिल्कुल बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है। मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर कह रहा है श्वेत प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो कम दिखता है, ठीक है। और जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो कम, न्यूनतम होता है वो अधिक दिखता है, ठीक है। और जिसका अधिकतम होता है वो कम दिखता है। बिल्कुल ये दिमाग में रखिएगा, ट्रिक आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम होता है। तो ये तो जानते हैं आप लोग कि बैगनी रंग जो होता है सबसे ज़्यादा बिखरता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। बिल्कुल ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बिल्कुल ये प्रकाश के किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। दिमाग में तो चलिए इस तरह से आपका ये जो भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। चलिए आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपको पहले से समझ में आ रहा था, राइट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।